नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है न्यूज एट 7 का। राहुल गांधी ने लोकसभा में The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. And I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपना 78वां जन्मदिन मना रही है और इस खास मौके पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को सोनिया गांधी के जन्मदिन का केक काटने के लिए बुलाया। संसद भवन के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी सांसदों अखिलेश यादव, राहुल और प्रियंका की उपस्थिति में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक मंगवाया गया और फिर केक कटवाने के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। अदालत में एक याचिका खारिज होने के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में एक याचिका खारिज हो गई थी, जिसके खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन पर 1983 के नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी। उसमें सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आरोप ये लगाया कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था, जबकि वे भारतीय नागरिक 1983 में बनी। याचिका में यह भी कहा गया कि ये दर्शाता है कि पहली बार नाम जोड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया होगा। बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित जालसाजी कर नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस
के समक्ष इस मामले की एक औपचारिक और विस्तृत शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि धमकी भेजने वाले गैंग के सदस्यों की पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। पवन सिंह के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स ने सिर्फ उन्हें स्टेज पर चढ़ने से रोकने की बात नहीं की, बल्कि बाहरी रकम की भी मांग की गई है। कॉलर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसकी शर्तों का पालन नहीं किया गया तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने संदिग्ध फोन नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दी। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। इस घटना के बाद से एक बार फिर सलमान खान और बिश्नोई समुदाय से जुड़ा 1998 का काला हिरण शिकार मामला चर्चा में आ गया। बिश्नोई समाज लंबे समय से इस केस में सलमान को दोषी ठहराता रहा है और लगातार समय समय पर बिश्नोई गैंग के नाम पर सलमान और उनसे जुड़े लोगों को धमकियां मिलती रही है। हाल ही में सलमान खान को भी धमकी भरा संदेश भेजा गया था जिसमें कि 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। आगे आरोपी, क्या सरकार को आरोपियों के भागने की खबर पहले से थी? क्या हादसे के आरोपियों की सिस्टम से मिली भगत थी? बिना लाइसेंस के ये नाइट क्लब इतने लंबे समय से कैसे चल रहा था? 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछे जा रहे हैं और जिन 25 लोगों की जाने गई है उनके परिजन भी इस वक्त इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। हालांकि इस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले पर अब तक सीएम अपनी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? हादसे के मुख्य आरोपी फरार है, लेकिन जवाब कौन देगा? कहां सो रही थी आपकी सरकार? और सीएम सावंत से लगातार ये तमाम सवाल पूछे जा रहे। न्यूज इंडिया के भी ये सवाल हैं कि आखिर जवाब कौन देगा इन सवालों के, क्योंकि गोवा सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो अग्निकांड हुआ इसके आरोपी कैसे फरार हो गए, आखिर ये सिस्टम कैसा सोता रह गया, कैसे आपकी प्रशासन को, आपकी सरकार को ये पता नहीं चला कि आरोपी देश छोड़ने के लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुके हैं और वो गोवा से भी बाहर निकलते हैं, साथ ही वो देश से भी बाहर निकल जाते हैं। गोवा नाइट क्लब के भगौड़े मालिकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल के
न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहां के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कथित तौर पर 228 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। इसके साथ ही कंपनी के एक अन्य निदेशक रविंद्र शरद सुधाकर को भी इस प्राथमिकी में नामजद किया गया। बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की, जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि आरएचएफएल ने बैंक के मुंबई स्थित एससीएफ शाखा से कारोबार के लिए 450 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट प्राप्त की थी। बैंक ने ये शर्त रखी थी कि कंपनी वित्तीय अनुशासन का पालन करेगी, जिसमें कि समय पर किस्तों का भुगतान, ब्याज और अन्य अधिक विश्वासघात और धन शोधन जैसे गंभीर आरोप शामिल। श्रीलंका में आए चक्रवाती तूफान से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने एनडीआरएफ की गाजियाबाद स्थित 8वीं बटालियन की 80 सदस्यीय टीम को श्रीलंका भेजा था। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम भारत लौटी। श्रीलंका को आए भीषण चक्रवाती तूफान और बाढ़ के बाद राहत अभियान सागर बंधु में जिस मजबूती से भारत ने मोर्चा संभाला, उसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। आज गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में पहुंचे एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद ने बताया कि भारतीय सेना और एनडीआरएफ दोनों बल मिल करके हजारों श्रीलंकाई नागरिकों की जान बचाने में दिन रात जुटे हैं। भारतीय सेना ने श्रीलंका में अपना फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया, जहां अब तक 1250 से ज्यादा घायलों का इलाज हो चुका है। इनमें कई जटिल सर्जरी भी शामिल है। दूसरी ओर एनडीआरएफ की टीमें डूबे हुए गांवों, टूटी सड़कों और ऊंची इमारतों में फंसे लोगों तक पहुंच करके जान जोखिम में डालते हुए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। डीजी पीयूष आनंद ने साफ कहा है कि ये सिर्फ राहत कार्य नहीं, पड़ोसी धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका के लोग भी भारत की इस मदद को संकट के समय सच्ची दोस्ती का प्रतीक मान रहे हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि
कर ऐसे नंबर अपने वाहनों पर लगवाना अपना ब्रांड स्टेटमेंट मानते हैं। नीलामी का आपने प्रश्न किया है। ये 0001 है, ये FH UP 16। ये नीलामी हुई है 27,50,000 की। एवरियान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको लिया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नंबर के लिए। और इस पर लगभग जो रोड टैक्स है वो 36,85,000 के आसपास। सर ये कौन सी गाड़ी है? ये मर्सिडीज बेंज है। सर क्या नोएडा की सबसे पहली महंगी बोली? हाँ, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की सबसे महंगी। बुलंदशहर में साइबर फ्रॉड का शिकार हुए एक व्यक्ति ने अनोखी पहल करते हुए ठग आरोपी की सही पहचान बताने वाले 2.5 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। ये घोषणा पीड़ित ने साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर राम खिलाड़ी यादव की मौजूदगी में की। पीड़ित ने साइबर ठग का वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि जो भी व्यक्ति आरोपी ठग की सूचना देगा उस व्यक्ति का नाम और पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। पीड़ित ने बताया है कि उसे साल 2024 में मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को लॉटरी कंपनी का प्रतिनिधि बता करके कहा कि आपकी लॉटरी लगी। उसने इनाम की राशि दिलाने के नाम पर पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर कुछ पैसे मंगवाए और इसके बाद अलग अलग बहाने से मेरे खाते से लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित ने लोगों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस शातिर ठग को पहचानता है तो तुरंत साइबर सेल को सूचित करें। सूचना देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साइबर सेल प्रभारी राम खिलाड़ी यादव ने बताया कि पुलिस टीम भी इस ठग की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से ठगी की ऐसी घटनाओं की तुरंत शिकायत करने की अपील भी की। मैं निरीक्षक राम खिलाड़ी यादव इस समय साइबर सेल प्रभारी जनपद बुलंदशहर का कार्य देख रहा हूं। एक मुकदमा अपराध संख्या 25/2024 की विवेचना भी मैं कर रहा हूं। इसमें कई अपराधियों को जेल भी भेज चुका हूं, चार्जशीट भी लग चुकी है। किंतु इसमें एक बड़ी जो घटना है जिसमें जो मेन अपराधी है वो अपनी आईडी बदलकर बात कर रहा है, जिसकी वीडियो ऑडियो और उसकी फेक आईडी भी मैं अभी इस चैनल को उपलब्ध कराऊंगा। इसमें पीड़ित इतने आहत हो चुके हैं कि वो 2.5 लाख रुपए तक इनाम देने के लिए तैयार हैं इसको, जो गोपनीय इसकी सूचना देगा। ये पेमेंट लास्ट पेमेंट है, ठीक है सर। 20 मिनट के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा सर, ठीक है। 20 मिनट के बाद सर, ये गाड़ी में बैठ के मैं वीडियो अपना बना रहा हूँ सर, ठीक है। और 20 मिनट के बाद सर ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट ये लास्ट पेमेंट है सर, इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है। 20 मिनट के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये पेमेंट लास्ट पेमेंट है, ठीक है सर। 20 मिनट के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा सर, ठीक है। 20 मिनट के बाद सर, ये गाड़ी में बैठ के मैं वीडियो अपना बना रहा हूँ सर। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बड़ी खबर है, जहां 7 मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। कम से कम 20 लोगों के मरने की खबर सामने आई और कई के फंसे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। एक ऑफिस बिल्डिंग में यह आग लगी थी। हालांकि इसमें 20 लोगों के मरने की अब तक खबर है और साथ ही कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। तो खबर इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।